Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था जिसका नाम है फिलोसफीज इन एजुकेशन. कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज को हमने कल कवर किया था और बाकी की जो फिलोसफीज हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति का कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए. ये कंप्लीट सिलेबस है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं. साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता. बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए. इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम. जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी. एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा. कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं. कंप्लीट मेरा कोर्स है जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है. एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है. तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एजुकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज पढ़ ली थी. ऑलरेडी ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो. ओके, 6 पॉइंट्स तक हमने डिस्कशन कर लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसके अलावा अब हमारा 7th पॉइंट आता है रैशनलिज्म यानी कि बुद्धिवाद. रैशनलिस्ट यानी कि तर्कवाद या फिर बुद्धिवाद क्या होते हैं. उनका ये वादा था, उनका ये दावा था कि ऐसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हमारी अवधारणाएं यानी कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स और हमारा नॉलेज जो है, ठीक है, और हमारा ज्ञान जो है वो इंद्रिय अनुभव से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है. कि इसमें देखो रैशनलिज्म सिर्फ यही बोलता है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो क्या होती है. जैसे किसी चीज को हम टच करके फील करते हैं, किसी चीज को हम सूंघ करके उसके बारे में पता करते हैं, किसी चीज के सुनकर ही हमें पता चलती है. तो ये सारे क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. तो जो हमारी सेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारा इंद्रिय अनुभव होता है, वो इंडिपेंडेंटली हम लोग गेन कर सकते हैं. कैसे? अपने अवधारणाओं से और अपने ज्ञान की मदद से. तो इसको कहा जाता है रैशनलिज्म, जिसको बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद कुछ भी आप बोल सकते हो. दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट पूछी गई थी, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है. ओके, नेक्स्ट है अनुभवतावादी, एम्पिरिसिस्ट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है. अनुभववादियों का दावा ये है कि इंद्रिय अनुभव हमारी सभी अवधारणाओं और ज्ञान का अंतिम स्रोत है. आप देखो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. बुद्धिवाद या फिर तर्कवाद ये बोलते हैं कि हम जो भी हमारा नॉलेज या फिर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली हमें मिलता है सिर्फ हमारी इंद्रियों के अनुभव के द्वारा. लेकिन अनुभवतावादी ये बोलते हैं कि जितना भी हमारा इंद्रियों वाला अनुभव है, सेंस एक्सपीरियंस है, ये हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितना भी हमारा नॉलेज होता है, उसका बिल्कुल लास्ट, उसका बिल्कुल अंतिम स्रोत होता है. अल्टीमेट सोर्स ये इसका होता है. ओके, अब देखो कई चीजें ऐसी होती है ना कि हम लोगों ने किसी चीज को टच किया पहली बार, ठीक है, तो वो फील जो रहती है हमारे हाथ में हमेशा रहती है ना. तो यही होता है वो सेंस वाला जो अनुभव बोला जा रहा है. एक नया ही अनुभव हो सकता है. किसी बर्ड को आप पहली बार टच कर रहे हो, किसी चीज को आप पहली बार टच कर रहे हो, बहुत सी सॉफ्ट सी चीज है, ठीक है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देकर जाती है. एंड इसमें एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं कि ये ज्ञान बिल्कुल अंतिम स्रोत होता है.
इसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। अगला है एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि इसको ये देख सकते हो एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो चीजें एक्चुअल में हमारे सामने होती हैं। इसमें बोला है इट इज अ फिलोसफी दैट एम्फेसिस, ये पॉइंट्स पर ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इट इज अ फिलोसफी दैट एम्फेसिस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियल, देखो एग्जिस्ट जो चीजें करती है, अब हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि भगवान है, कई लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उनका अस्तित्व समझा है, उनको पता है कि उन्होंने उस चीज को फील किया है, उन्होंने कोई बात कही है, उनकी विश पूरी हुई है, या कुछ भी चीजें हो सकती है, अपने अपने पॉइंट पर कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है कि कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो जोर देता है कि व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और विकल्प, ये तीन चीजें होती है। सेकेंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है यहां तक। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, दिस एम्फेसाइजेस द यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस in a hostile or different universe regarding human existence as unexplainable and stresses freedom of choice and responsibility for consequences of one's act। देखो सिंपल सी चीज है, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये बोलता है कि ये ऐसी विशिष्टता पर, एक ऐसी अलग सी चीज पर जोर देता है कि शत्रुतापूर्ण या फिर उदासीन में व्यक्तिगत अनुभव ब्रह्मांड मानव अस्तित्व को अस्पष्ट मानता है। अब देखो इसमें ये बोलता है कि जो चीज एग्जिस्ट करती है वो है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके बारे में हमने खुद देखा ही नहीं, जो चीज हमारी आंखों के सामने आज तक आई ही नहीं, जिस चीज को हमने खुद से फील या ऑब्जर्व किया ही नहीं, वो होती ही नहीं है। ठीक है, ये कहा है, देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के कार्यों के परिणामों के लिए पसंद और जिम्मेदारी की स्वतंत्रता पर जोर देता है। कौन देता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म देता है। इट इज अ फिलोसफिकल बिलीफ वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पर्पस और मीनिंग इन आर ओन लाइफ। सो ये एक ऐसी दार्शनिक मान्यता है कि जिसने मान लिया उसके लिए ये एक्चुअल में है, जिसने नहीं माना उसको ऐसे अब देखो बहुत लोग ऐसे जो भगवान में नहीं मानते, तो उनको लगता है कि जो भी हो रहा है ये बस हमारे कर्मों का ही है, हमने पहले कुछ, मैंने कल पहले आइसक्रीम खा ली इसलिए मैं बीमार हो गया। उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें वो अपने कर्मों का ही है, जो हमने कुछ काम किया होगा उसी के रिजल्ट में हमारे साथ ये अच्छा या बुरा जो भी है वो हो रहा है। जो लोग भगवान में मानते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जो भी किया भगवान ने किया है ना, ये जीवन हमारा चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म एक दार्शनिक मान्यता है कि हम में से प्रत्येक अपने जीवन में उद्देश्य, किसी भी एम या ऑब्जेक्टिव या किसी अर्थ पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य और अर्थ हमें देवताओं, सरकारों, शिक्षकों या अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता। देखो यही बात मैंने अभी बोली, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो पर्पस है और जो भी हमारा मीनिंग है, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, वो ना तो हमें भगवान से मिलता है, ना कोई सरकार, ना टीचर, ना कोई और हमें देते हैं। ये हमें कौन देता है? सिर्फ हम अपने कर्मों से ही ये चीजों को कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे मानते हैं, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का कुछ भी हो सकता है, अपने अपने पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो गया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, उन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की थी, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बस पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो कई लोग इसको ये मान सकते हैं कि अच्छा भगवान ने देखो कृपा कर दी इन पर कि बिना पढ़े, बिना कुछ किए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका पेपर क्वालिफाई हो गया। अगर कोई भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो वो ये बोलेंगे। अगर जो इंसान नास्तिक होंगे, जो भगवान को नहीं मानते होंगे, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि अच्छा इनके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये पर्सन खुद बोलेंगे कि भाई मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे कि सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पर ही मैंने क्या किया, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म यही बोलता है कि हमारे जो भी
पर्पस है हमारे जीवन में जो भी होता है उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेवार होते हैं। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, PYQs की PDFs भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ये मानता है कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, एक लर्नर, एक निष्क्रिय जीव है जिसे नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सो बिहेवियरिज्म यही बोलता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी लर्नर होते हैं, वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऐसे इंसान है, ऐसे जीव हैं जो कि कुछ नया सीखते हैं। कुछ नया सीखते हो ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वहां से वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ही और उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलती है? इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ये मानता है कि संपूर्ण है, पूरी कोई चीज है, इसके भागों के योग से अधिक। अब देखो संपूर्ण जो है इसके छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है, कुछ ऐसे इसमें कहा गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। जैसे हमारे शरीर में देखो कोशिकाएं हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गए, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स है, किडनी, लीवर, ये सब चीजें। ठीक है। द सम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट, यानी कि इन सबको मिला करके मानव का शरीर बनता है, जो कि इन सबको मिला करके एक बहुत बड़ी चीज है। अब अगर अकेली किडनी रख दो तो उसका कुछ काम है? नहीं है। अकेला दिमाग रख दो तो उसका कुछ काम है? नहीं है। जब तक हमारा दिमाग किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होगा तो वो करेगा क्या? अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा दिमाग मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ लिख रही हूँ, मेरे दिमाग ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी। ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, ये इसमें कहा गया है कि जितने भी हिस्से होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक साथ जुड़कर वो एक बड़ा कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट इज उदार दर्शन, eclectic philosophy. It is nothing but the fusion of knowledge from all sources. ठीक है। स्रोतों से ज्ञान का संलयन है उदारवाद। It is peculiar type of educational philosophy which combine all good ideas and principles from various philosophies. उदार दर्शन सिंपल सी बात बोलता है कि जितना भी हमारा नॉलेज है, छोटी छोटी अलग अलग बुक्स में से आपने नॉलेज लेकर एक एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, अलग अलग जगह से नॉलेज लेकर आप एक बहुत ही कूल एंड काम जीवन जी रहे हो, ये उदार दर्शन कहता है। ठीक है। उदार फिलॉसफी कहती है। इन फिलॉसफीज को अच्छे से याद रख लीजिएगा। हम लोग इसके बाद जो बाद में आएगी यूनिट नंबर 6, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है कि इंडियन लॉजिक है, उसमें यही सब चीजें थोड़ी सी घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। तो अभी अगर क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स तो आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो जहां पर भी बात की जाएगी कि छोटे छोटे नॉलेज को मिला करके हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, वो होती है इक्लेक्टिव फिलॉसफी, उदार दर्शन। ओके। सो देखो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं। Which educational philosophy challenges the existence of universe of ideas and values? So कल मैंने आपको बताया था जहां पर भी हम आइडियाज और वैल्यूज की बात करते हैं, विचारों और मूल्यों की बात करते हैं, इसका मतलब है हम प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं। ओके। बिना सोचे समझे इसका आंसर जा सकता है। कीवर्ड्स मैंने बताए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी नेचुरलिज्म ही है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? दर्शन शास्त्र विद्यालय जो शैक्षिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में खेल का समर्थन करता है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, तो स्कूल में एक क्लास ऐसी होती थी ना जहां पर बस बच्चों को छोड़ दिया जाता था, खेलो तुमने जो खेलना है, करो तुमने जो करना है ना। तो कौन सी फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन में खेल कूद का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व माना गया है? तो वो माना गया है नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवाद में। सो यहाँ पर अगर हम डिटेल में देखें, सो नेचुरलिज्म क्या बोलता था? ये बोलता था कि कॉन्ट्ररी ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि ये उसका उल्टा था। यहां से देखते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं, नेचुरलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन गॉड, स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड नेचर। ठीक है। ये भगवान और इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। एंड ये बोलते हैं कि बिलीव दैट नेचर ऑन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। इसमें यही बोलता है कि जो हम प्रकृति है,
सिर्फ वही सारी रियलिटी हमें बताती है कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, बस वही हमें सब कुछ बताती हैं और बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट टेबल है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर हम बात करें 2012-13 में इससे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब 2020 के बाद भी लगभग हर एक शिफ्ट में इस वाले टेबल में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। कुछ अवधारणाएं हैं और उनके मुख्य प्रस्तावक हैं। अब जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि बुनियादी शिक्षा नाम का एक टाइटल किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए ये महात्मा गांधी ने दिया था। बेसिक एजुकेशन, महात्मा गांधी का कहना था कि हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए एंड इसके ऊपर एक कमीशन भी बनाया गया था जिसका नाम था वार्धा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 2022 अभी जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम हुआ है उसमें ये स्टेटमेंट आई थी कि लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, कि प्रकृति में घटित होना सीखना और प्रकृति, इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग गड़बड़ हो चुका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हम सीखेंगे क्योंकि हम नेचर में अपना एक प्लेस बनाना चाहते हैं और हम नेचर से ही चीजों को सीखते हैं। ये चीज कही थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद श्री अरविंदो जी ने ये कहा था कि इंटीग्रल एजुकेशन मतलब समग्र शिक्षा, ये टैगलाइन इनके द्वारा दी गई थी। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये टेबल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख लीजिए, चीजों को याद रखिए, समझाने का कुछ नहीं है। अब जैसे ये भी एग्जाम में आ चुका है, फ्रोइबल ने कहा था कि किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, कि जो किंडरगार्टन होता है वो आत्म गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देता है, रचनात्मक होता है और सामाजिक सहयोग सिखाता है। तो ये 2 स्लाइड्स हैं, इसको आप हिंदी एंड इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। ओके, सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो ये सब चीजें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए आसान होगी, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। ओके, हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल चुकी हूँ तो आप सब स्टूडेंट्स देख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इसमें कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके हम कैसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली चीजें हम कैसे सीख सकते हैं, ये इसमें बोला है। उसके बाद आता है एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ। ठीक है, अब ये इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने नहीं वाली हूँ। ये कुछ फिलोसफीज हैं, हमने पढ़ ली हैं कल भी और आज भी, ये सारी लगभग कल ही पढ़ चुके थे। ये मैंने आप लोगों को दे दिया होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर पेड स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, बाकी के स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नहीं आता है तो भी मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर नहीं समझ आ रहा है, मैं आप लोगों को पर्सनली इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, अब देखो अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अच्छे से इसको देखिएगा। The principle of the child, the school and education itself are shaped largely by social and cultural forces was enunciated by। बच्चा, स्कूल और शिक्षा स्वयं बड़े पैमाने पर सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा आकार लेते हैं। इसका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रिकंस्ट्रक्शनिज्म के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है, पुनर्निर्माण क्या होता है, इसको क्रिटिकल थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल थियोरी, यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत। एग्जाम में नोट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन में हो सकता है रिकंस्ट्रक्शनिज्म की जगह आपको ऑप्शन में, पुनर्निर्माण की जगह ऑप्शन में अगर आलोचनात्मक सिद्धांत लिखा हो तो आपको आसानी हो जाएगी। Social reconstructionism emphasizes that the addressing of social question and a quest to create a better society and worldwide democracy।
सो समाज में भी पुनर्निर्माणवाद होता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि सामाजिक जो भी प्रश्न हैं, उनका समाधान एक और बेहतर तरीके से दिया जाए, ताकि हम एक अपने समाज को और भी बेहतर बना सकें और विश्वव्यापी लोकतंत्र बनाने की खोज में ये जोर देता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो फिलॉसफी है जो कि एक बेटर सोसाइटी और एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो आंसर होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब आपका घर अगर पुराना हो चुका है, आप बिल्कुल ज़ीरो से घर बनाना नहीं चाहते। आप उसी घर में क्या करते हो? कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन नहीं, रिकंस्ट्रक्शन करते हो। पुनर्निर्माण करते हो, अंदर जैसे खिड़कियाँ वगैरह पुरानी हो गई थी तो लकड़ी चेंज करवा देते हो, पेंट चेंज करवा देते हो, फ्लोरिंग चेंज करवा कर उसी घर को रेनोवेट करते हो, है ना? तो वो क्या होता है, बेटर बनाना है हमें किसी चीज़ को। उसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम लिए जाते हैं, कुछ कदम उठाए जाते हैं, जिसको रिकंस्ट्रक्शनिज़्म भी कहते हैं, ठीक है? Reconstructionist educators focus on curriculum that highlight social reform as aim of education. So, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी पुनर्निर्माणवादी हो सकते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अपने आप से रिलेट करके ही आपको बताती हूँ। देखो, जब हम लोग 2019 में यूजीसी नेट एग्जाम पढ़ाते थे, तो हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे टॉपिक का सिलेक्शन कुछ और होता था, क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अभी 2023 के साइकिल के लिए हमने देख लिया है कि 2021-22 में एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है, एग्जाम का लेवल कैसा हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, हमने रिकंस्ट्रक्शनिज्म एजुकेटर बन गए हम। हमने फोकस किया करिकुलम पर, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया, और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें हमने इस चीज पर फोकस किया कि अगर हम पढ़ा ही रहे हैं, हम मेहनत कर ही रहे हैं, सो हम अपने आप को ऐसा बना दें कि हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ओके, शिक्षा का लक्ष्य अच्छे भविष्य की कल्पना करना और भविष्य में उस भूमिका की तैयारी के रूप में सीखने को खर्च करना है जिसके लिए कोई व्यक्ति पहुंचता है। ओके, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये फिलोसफिकल एक फॉर्म है, philosophical inquiry है that explores the nature of existence by emphasizing the experience of the human subject। ये ऐसा एक रूप है जो मानव विषय के अनुभव पर जोर देकर अस्तित्व की प्रकृति का पता लगाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कहां पर होती है? मीनिंग ऑफ बीइंग पे। प्रेगमेटिज्म एक फिलॉसफी है जो कि कंसिडर करती है वर्ड एंड थॉट एज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रिडिक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्शन। ठीक है, व्यवहारिकता हमें भविष्य, किसी के विचारों को की भविष्यवाणी करना, समस्या समाधान करना, कार्यवाही के लिए जो काम करते हैं उन सब चीजों पर ये हमें ध्यान देने में मदद करता है। इसके अलावा देखो, ये क्वेश्चन ओके ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, सो ये देखो क्वेश्चन है ना, द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। Social and cultural forces was one of the basic principle of which philosophical thought। सेम क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट सेम है, यहां से लेकर यहां तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है दोनों क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन 2019 में आया है, एक 2022 में आया है। आंसर भी सेम ही होगा, दिखती सी बात है, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, सो ये देख सकते हो हम हर चीज देख चुके हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर था पेरेनियलिज्म। ठीक है, जिसको कि स्थायित्ववाद कहते हैं। ये एक टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल फिलॉसफी है। इट फोकसेस ऑन ओवरलास्टिंग आइडियाज एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये शाश्वत विचारों और सार्वभौमिक सत्यों पर केंद्रित होता है। ओके, एजुकेशनल प्रीनेलिज्म ऑल्सो रेफर टू एज यूनिवर्सल करिकुलम। ठीक है, इसको सार्वभौमिक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। एसेंशियलिज्म हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक सकारात्मकता क्या होती है, इसको लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं।
इसमें कहा जाता है इट बिलीव दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ओनली काइंड ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। इसमें यही कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो एकमात्र प्रकार का तथ्यात्मक ज्ञान होता है, कि सिर्फ वैलिड नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक नॉलेज जो होता है सिर्फ वही एक वैलिड नॉलेज होता है, बाकी कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कहा गया है। इसको हम नियो पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। सो एग्जाम में अगर लॉजिकल पॉजिटिविज्म की जगह नियो पॉजिटिविज्म ऑप्शन होगा तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स, एक सेकेंड, ओके सो इस क्वेश्चन में कहा है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड। सो ये है प्लेटो के द्वारा कही गई स्टेटमेंट, ठीक है। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, ये कौन थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल। हिज राइटिंग एक्सप्लोर्ड जस्टिस, ब्यूटी एंड इक्वालिटी। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। प्लेटो के नाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्टिस, ब्यूटी और इक्वालिटी के बारे में किन फिलोसोफर ने कहा था। तो आंसर आपको पता होना चाहिए, प्लेटो। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी में भी बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सबसे प्रतिभाशाली की शिक्षा के विचार का प्रचार किया था। ठीक है, एजुकेशन फॉर प्लेटो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन लाइफ। प्लेटो का ये कहना था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन ही होती है, उसी से हम हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज नॉट टू पुट नॉलेज इन टू द सोल बट टू ब्रिंग आउट द लेटेंट टैलेंट्स इन द सोल। सो इनका कहना ये था कि एजुकेशन जो है ये सिर्फ नॉलेज को अपने दिमाग में रखना नहीं है। आप कोई नॉलेज अगर कलेक्ट कर रहे हो, कोई नई चीज अगर सीख रहे हो तो उसको एक्चुअल में यूज भी करो, उससे अपना टैलेंट और आप पॉलिश करके उसको प्रेजेंट करो किसी के सामने। ये प्लेटो के द्वारा कही गई स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, सो ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो। हर एक चीज मैंने आपको बता दी है डिटेल में। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अ टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। अब मैं टीचर हूँ, मैंने एक तरीके से आपको छोटे बच्चों को कोई चीज सिखा दी, उनको समझ नहीं आई, दूसरे तरीके से समझा दी, समझ नहीं आई। अब मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई कि मेरे पढ़ाने के तरीके से बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा कौन सा मेथड, मैंने उनको लेक्चर मेथड से भी पढ़ा दिया, उनको मैंने डेमो मेथड भी दे दिया, उनको प्रैक्टिकली भी चीजें बता दी, अब उनको मैंने गेम्स के थ्रू भी चीजें सिखा दी। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि अप्रोप्रिएट मेथड मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ अ कोर्स कंटेंट। कई बार क्या होता है, देखो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनको समझाने के लिए एक्चुअल में ये होती है चीजें। जब आप टीचर बनोगे तो आपको पता चलेगा कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको खुद को भी बोरिंग लगते हैं। आपको उसका नॉलेज जितना मर्जी है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज मैं किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करूं, इंटरेस्टिंग वे में बनाकर इसको कैसे प्रेजेंट करूं। तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टीचर को ये समझ नहीं आ रहा कि कोर्स में से कोई एक टॉपिक में कैसे बच्चों के सामने एक अच्छे मेथड से प्रेजेंट करूं। सो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हिज और हर प्रिडिकेमेंट। ठीक है, तो उनकी ये जो दुविधा है इसको कौन सी फिलोसफी सही आंसर बताएगी, तो वो है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ये लॉजिकल रीजनिंग में भी चीजें आएंगी। ठीक है, सेम चीजें आएंगी, थोड़े से टर्म्स डिफरेंट होंगे तो इसको नोट जरूर करना है। एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलता है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज एंड एग्जामिन्स द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो ये एक ऐसी फिलोसफी है जो कि नॉलेज के साथ पहले डील करता है और फिर एग्जामिन करता है कि नॉलेज किस प्रकार का है, किसे देना है, उस नॉलेज को सीखने वाले जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है, हमें उसके बारे में कितना नॉलेज है। एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन एक्वायरिंग स्किल्स इन लर्निंग टू डिस्कवर और कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। एंड इसमें ये टीचर को तो आइडिया बताता ही है कि कैसे आपको अपनी चीजें प्रेजेंट करनी है, उसके अलावा ये साइकोलॉजी जो है, ये फिलॉसफी जो है, ये हमें ये इस चीज पर भी फोकस करने में मदद देती है कि बच्चे कैसे कुछ ऐसे स्किल्स को समझें, कैसे कुछ ऐसी चीज को डिस्कवर करें कि वो नॉलेज आसानी से कैप्चर कर सके और लंबे समय तक उसको याद रख सके।
ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमने एजुकेशनल फिलोसफीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर लिया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जरूर अपकमिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा। कोई डाउट है तो भी मुझे पूछ सकते हो, क्लियर है तो हमेशा की तरह कमेंट करके भी मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।